हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो बेटा कैसा चल रहा है सॉलिड स्टेट, समझ में आ रही है क्या बातें? पढ़ रहे हो ना, लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो ना उसके बाद घर पे जाके? बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करो, सवाल लगाओ। अगर सवाल कहीं से नहीं समझ आते कि कहां से लगाएं तो अपने पास में प्रॉपर बुक है उससे प्रैक्टिस करो, या जो भी आप लोगों के पास रिसोर्सेज आप उससे सवाल ट्राई कर सकते हो। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट काफी डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ा है। हमने बातचीत करी थी कि लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं, कितने तरीके के यूनिट सेल्स होते हैं, और हर तरीके के यूनिट सेल के बारे में क्या क्या खास बातें होती हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, किस तरीके के सवाल आते हैं। फिर मैंने तुम्हें यह बताया कि ये जो अलग अलग तरीके के यूनिट सेल या लैटिस बन रहे हैं ये कैसे बने होंगे। ये बने होंगे भाई पैकिंग से। एटम्स को कितना क्लोजली ढंग से तुम पैक करते हो उस चीज पे सारी बातें डिपेंड करती है। और इट टर्न्ड आउट कि हमारे पास सारे तरीके के लैटिस और सारे तरीके की पैकिंग में जो सबसे बढ़िया है वो कौन है? या तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, सीसीपी बोलते हो आप उसको, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर बेटा आपके पास है एचसीपी लैटिस जिसे आप बोलते हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दोनों के ही अंदर आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है? 74% आता है। आप लोगों ने इस बारे में भी बात कर रखी है कि किसी भी लैटिस के अंदर जो वेकेंट स्पेसेस रह जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वॉइड्स। और वॉइड्स कितने तरीके के होते हैं? 2 डायमेंशनल में भी, 3 डायमेंशनल में भी। और तो और मैंने तुम्हें यह भी समझाया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशनिंग क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का काउंट कैसे चेक किया जाता है। सारी बातें हमने करी थी। तो बेटा आज हम आए हैं इस चैप्टर के आखिरी छोटे से कंसेप्चुअल टॉपिक पे, वो ये कि यार तुम अपना सॉलिड जब भी बनाते हो, कोई भी लैटिस जब भी क्रिएट करते हो, उसके अंदर ना कुछ इम्परफेक्शन रह जाते हैं। कभी भी एक परफेक्ट लैटिस नहीं बन पाता, कभी भी एक परफेक्ट सॉलिड नहीं बन पाता। तो हमें उस बारे में चर्चा करनी है कि क्या वो इम्परफेक्शंस होते हैं, उन इम्परफेक्शंस को भी पढ़ना है क्योंकि उन पे भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। शुरू करें? चलिए भाई, तो आज का जो मसला है हमारा, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही आसान है, एंड दैट इज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। सही है। आइए इसको बेटा आप जनरल भाषा में, अपनी रूटीन की भाषा में ये भी बोलते हो डिफेक्ट्स। बेसिकली कोई चीज अगर परफेक्ट नहीं है, उसमें किसी ना किसी तरीके की कमी है, तो आप उसे डिफेक्ट ही कहोगे। अगर आप उसे डिफेक्ट कहोगे तो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सॉलिड में कौन कौन से डिफेक्ट पाए जाते हैं। बातचीत करें? चलिए आइए। तो बेटा मैं डिफेक्ट्स तुम्हें बताऊंगा कौन कौन से पाए जाते हैं, पर उससे पहले हमें रूट कॉज समझना चाहिए। हमें यह समझ में आना चाहिए कि वो डिफेक्ट एक्चुअली आया कहां से और कैसे, है ना? तो बेटा जब भी आप कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हो ना, तो आप क्या करते हो? आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो। सॉलिड पे हम क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। बोलो हाँ या ना। एंड यदि हम सॉलिड पे क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये 2 तरीके से होता है, या तो काफी जल्दी हो जाता है या फिर काफी धीरे हो जाता है। समझे बात को? मैंने बोला सॉलिड में क्रिस्टलाइजेशन होता है, और ये क्रिस्टलाइजेशन ना बच्चे या तो बहुत जल्दी हो जाएगा या बहुत धीरे होगा या फिर मॉडरेट पेस पे चलेगा। अगर मॉडरेट पेस पे चलेगा तो ठीक है, जो नॉर्मल कहानी होती है वो चलेगी। पर अगर मॉडरेट कंडीशन से कुछ भी ऊपर या नीचे हुआ, मॉडरेट कंडीशन ये चल रही है उससे कुछ भी ऊपर या कुछ भी नीचे हुआ, या तो चीजें बहुत जल्दी हो जाएं या चीजें अगर बहुत धीरे हो जाएं, तो दिस क्रिएट्स डिफेक्ट्स या दिस कॉजेज इम्परफेक्शन। दिस कॉजेज इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। इसकी वजह से क्या होता है? सॉलिड में इम्परफेक्शंस आते हैं। अच्छा जी ठीक है, सॉलिड्स में इम्परफेक्शन आते हैं, समझ ली बात। अगर बेटा इनकी वजह से आपके सॉलिड लैटिस में इम्परफेक्शंस आते हैं तो वो इम्परफेक्शंस को हम कहते हैं डिफेक्ट। और वो डिफेक्ट आप 2 तरीके से पढ़ते हो, ठीक है? या तो क्योंकि केमिस्ट्री में बेटा इस टर्म का बड़ा मतलब है, बहुत ही महत्व है। अगर आपने 11वीं पढ़ी है और पहला चैप्टर ही पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट, तब से ये नाम आप सुनते आ रहे हो, स्टोइकियोमेट्री। केमिस्ट्री के 11th क्लास के पहले चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री में ना इस वर्ड का बड़ा मतलब है, बड़ा सिग्निफिकेंस है, स्टोइकियोमेट्री।
स्टोइक्योमेट्री हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है, हम कोशिश करते हैं कि हर जगह पे स्टोइक्योमेट्री जो है वो मेंटेन रहे। तो हम ये कहते हैं कि या तो हमारे पास इम्परफेक्शन होता है या डिफेक्ट होता है स्टोइक्योमेट्रिक, और या फिर बेटा डिफेक्ट होता है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। या तो हमारे पास डिफेक्ट होता है स्टोइक्योमेट्रिक या फिर हमारे पास डिफेक्ट होता है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। समझें इस बात को ध्यान से। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बड़े आराम से समझाता हूं। मैंने ये बोला कि जब भी मेरा कोई लैटिस या सॉलिड रेडी होता है तो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू होता है। क्रिस्टलाइजेशन आपका दो तरीके से हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा जल्दी या बहुत ज्यादा धीरे। अगर इनमें से कुछ भी हो सकता है तो आपके सॉलिड में इम्परफेक्शंस आते हैं इस वजह से, और इन इम्परफेक्शंस की वजह से दो तरीके के डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, हमने बोला इसकी वजह से क्या होता है, क्रिएशन ऑफ डिफेक्ट्स। इसकी वजह से क्या होता है, क्रिएशन ऑफ डिफेक्ट्स। और इन डिफेक्ट्स दो तरीके के होते हैं, या तो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स या नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ध्यान से समझना इनका मतलब, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है या नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। बेटा स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें क्रिस्टल की स्टोइक्योमेट्री अनचेंज रहती है। क्या कहा मैंने, ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल की स्टोइक्योमेट्री अनचेंज रहती है। और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक ऐसा डिफेक्ट होता है जहां स्टोइक्योमेट्री चेंज हो जाती है, जहां स्टोइक्योमेट्री चेंज हो ही जाती है। समझे क्या बात को, हमने बोला स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जहां स्टोइक्योमेट्री अनचेंज रहती है क्रिस्टल में, ठीक है, और यहां पे नॉन स्टोइक्योमेट्रिक में स्टोइक्योमेट्री चेंज हो ही जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला LiCl है, तो LiCl अगर पहले LiCl था तो बाद में भी LiCl रहेगा, कमी आई होगी पर स्टोइक्योमेट्री में कोई अंतर नहीं आया। परंतु नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है कि अगर पहले ZnO था तो अभी Zn1 + XO हो गया, मतलब Zn का नंबर बढ़ गया। ठीक है, स्टोइक्योमेट्री डिस्टर्ब हो गई, 1:1 तो नहीं रहा। या फिर मैंने बोला पहले FeO था तो अब बेटा Fe 0.93O हो गया, Fe का नंबर घट गया। समझो बात को, यहां पे पहले LiCl था बाद में भी LiCl ही रहा, मतलब कमी आई पर स्टोइक्योमेट्री में कोई अंतर नहीं आया नक्को। परंतु यहां पर ZnO था, Zn का नंबर बढ़ गया 1 + XO, O का नंबर में चेंज नहीं आया, तो स्टोइक्योमेट्री तो गड़बड़ हो गई। यहां 1:1 का रेशियो था, यहां 1 + X:1 का रेशियो हो गया। इसी प्रकार यहां FeO था, ये Fe 0.93O बन गया, तो Fe का नंबर कम हो गया, स्टोइक्योमेट्री गड़बड़ा गई है। तो दो तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं। अब यार ये डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं वो भी समझेंगे, पर उससे पहले एक जनरल तरीका और होता है डिफेक्ट्स पढ़ाने का। जनरल तरीका और होता है, ये तो हम बहुत ही टेक्निकल चले गए। अगर जनरल भाषा में बात करें तो हम दो तरीके से डिफेक्ट्स को पढ़ते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। समझिएगा, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। व्हाट डज दैट मीन कि भाई अगर आपका सॉलिड है तो आप बोल सकते हो आपका सॉलिड ऐसा है, ये आपका सॉलिड है, ठीक है। ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर करना, समझो बात को। मैंने बोला जब इस सॉलिड को तुम बना रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि कमी किसी एक पॉइंट पे आए, कमी किसी एक पॉइंट पे आए, या फिर बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि कमी पूरी की पूरी लाइन पे आए, पूरी की पूरी लाइन पे आए, रो या किसी पूरी की पूरी कॉलम पे आए। समझो बात, दो तरीके के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या तो कमी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आए या कमी पूरी की पूरी रो या कॉलम पे आए, मतलब पूरी की पूरी लाइन पे आए। तो हम बोलते हैं आपके पास दो तरीके के डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं इस तरीके की प्रोसेस की वजह से, या तो पॉइंट डिफेक्ट या फिर लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट जब डिफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट पे आता है, और लाइन डिफेक्ट जब पूरी की पूरी रो या कॉलम पे आ जाता है। पर हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है। और इस पॉइंट डिफेक्ट को फिर हम इस दो तरीके के क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, और एक और भी बोल देते हैं बेटा इनके साथ में हम इम्प्योरिटी, एक और भी बोल देते हैं हम इम्प्योरिटी। ठीक है, अब कुछ लोग इसको स्टोइक्योमेट्री मैनेज करते हुए भी पढ़ाते हैं, तो मैं भी आपको तभी बताऊंगा, बट हाँ नाम मैंने आपको बता के छोड़ दिया। लोग इसको जब ये स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट पर्टिकुलरली पढ़ाते हैं ना,
तब बताते हैं अच्छे से, तो हम भी तब बात कर लेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है जी, इतनी कहानी समझ आई अच्छे से? पक्का? स्टोइक्योमेट्री का मतलब समझ में आया, नॉन स्टोइक्योमेट्री का मतलब समझ में आया, पॉइंट का मतलब समझ आया, लाइन का मतलब समझ आया। हमारे कोर्स में पॉइंट है, पॉइंट भी फर्दर इन 2 तरीकों से क्लासिफाई हो रहा है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक बातें समझ में आती हैं, अगर यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, तो लो ये आपसे यही जानना चाह रहा है, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स बता दो, तो आपने बता दिया। अब यार पॉइंट डिफेक्ट्स जो है वो आप बता तो दोगे, पर हम ना इसको 2 तरीके से पढ़ते हैं। हम बात करेंगे नॉन आयनिक सॉलिड्स की, और फिर अपन बात करेंगे यार आयनिक सॉलिड की। देखना ध्यान से, पहले अपन बात करेंगे नॉन आयनिक सॉलिड की, फिर अपन बात करेंगे आयनिक सॉलिड की। नॉन आयनिक मतलब यार ऑब्वियसली जिसमें चार्जेस नहीं हो रहे, आयनिक जिनमें चार्जेस हैं। ठीक है, मेटल नॉन मेटल टाइप्स है, कैटायन एनायन टाइप्स है, यहाँ पे कैटायन एनायन का सेटअप नहीं है। तो नॉन आयनिक सॉलिड की अगर आप बातचीत करना चाहते हो, तो नॉन आयनिक सॉलिड में यू कैन से कि जो आपका पॉइंट डिफेक्ट है, जो आपका पॉइंट डिफेक्ट है, ये आपका 2 तरीकों से क्लासिफाई हो जाता है, स्टोइक्योमेट्रिक और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। स्टोइक्योमेट्रिक और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। और इसमें भी अगर तुम स्टोइक्योमेट्रिक के बारे में बात करोगे, तो स्टोइक्योमेट्रिक को अपन 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है भाई वैकेंसी डिफेक्ट, देखना ध्यान से, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और एक और नाम होता है इंप्योरिटी डिफेक्ट, वो मैं वहां बताऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी मेजर मेजर आप ध्यान रख के चलो, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब जो मैं यहां समझा रहा हूं ना, वही एज इट इज मुझे आयनिक सॉलिड में समझाना है, एज इट इज, बस नाम बदल जाएगा वहां। ठीक है, मकसद भी यही है, इंटेंट भी यही है, बस नाम बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, सुनना ध्यान से मेरी बात को। मैं ये बोलूंगा यहां पे कि यहां पे अगर आप बात करें, तो वही आपका जो पॉइंट डिफेक्ट है, ये 2 तरीकों से क्लासिफाई होगा, स्टोइक्योमेट्रिक और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। और अगर स्टोइक्योमेट्रिक की बात करोगे, तो स्टोइक्योमेट्रिक को आप फर्दर मेजरली 2 तरीकों से पढ़ते हो। एक होता है शॉटकी डिफेक्ट, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट इज समथिंग एनालोगस टू वैकेंसी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट इज समथिंग एनालोगस टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और एक नाम हम यहां पे और ले लेते हैं, विच इज इंप्योरिटी डिफेक्ट। एक नाम हम यहां पर और ले लेते हैं, विच इज इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टोइक्योमेट्री की बात करेंगे जब करेंगे, अभी एक बार स्टोइक्योमेट्री पे फोकस कर लो। क्लियर है जी? तो चलो पहले मैं तुम्हें यह समझाता हूं, ये समझ आ जाएगा तो फिर ये समझाना तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी बात। सही है ना? चलो सुनना ध्यान से, मेरे से सुनना ध्यान से यार। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो एक बार लिख दें जो डेफिनेशन हमने समझी थी अभी थोड़ी देर पहले, कि दीज आर द डिफेक्ट्स, या फिर इन दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, in these type of defects, stoichiometry of crystal, in these type of defect, stoichiometry of crystal remains unchanged. इस तरीके के डिफेक्ट में क्रिस्टल की स्टोइक्योमेट्री क्या रहती है? अनचेंज रहती है, स्टोइक्योमेट्री पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, 2 तरीके का है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। आइए बात करें। अगर बेटा मैं तुम्हें वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में समझाने लगूं, अगर वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में समझाने लगूं, यही बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे नॉन आयनिक सॉलिड के एटम सारे यहां लगे हुए थे। लेट्स से ए भी एक तरीके का सॉलिड था, ए भी एक तरीके का सॉलिड था, ये ए प्लस बी माइनस नहीं है, इट्स अ नॉन आयनिक सॉलिड हम कह रहे हैं। अगर ये एक नॉन आयनिक सॉलिड है दोस्त, तो अगर यार ये एक नॉन आयनिक सॉलिड है, तो आप ऐसे मान सकते हो ना कि यहां पे क्रिस्टल कुछ ऐसा बना होगा कि ये भाई ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है।
ठीक है साहब, ये ए है, फिर ये बी आ गया, फिर ये ए आ गया, फिर से एक बी आ गया, अच्छा जी, फिर ये ए आ गया, फिर ये बी आ गया, फिर ये एक ए आ गया, फिर ये एक बी आ गया। सही है। इस तरीके का आपने एक सेटअप बनाया, इस तरीके का तुमने ना एक सेटअप बना के दिया। क्लियर है। अब आपने क्या किया इस तरीके के लैटिस में, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 ए हैं और 6 बी हैं शुरुआत में। ठीक है, 6 ए है 6 बी है शुरुआत में। नाउ व्हाट डिड यू डू, अब आपने क्या किया, अब आपने क्या करा है कि आपने ना कुछ कुछ जगहों से यहां से बी हटा दिया, ठीक है, यहां से ए हटा दिया। लेट्स से यहां पे आपने एक जगह खाली कर दी, यहां से आपने एक जगह खाली कर दी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। या फिर चलो तुमने क्या किया, कुल मिला के मैं आसान भाषा में ये भी तो बोल सकता हूं कि तुमने 6 ए और 6 बी थे, पहले तुमने एक ए हटा दिया, एक बी हटा दिया, मतलब तुमने फाइनली क्या कर दिया, 5 ए रख दिए और 5 बी रख दिए। ये बात कही जा सकती है ना। ये जगह वेकेंट, ये जगह वेकेंट, यानी कि बेटा तुमने यहां पे ना वैकेंसी क्रिएट कर दी। तुमने क्या कर दी, वैकेंसी क्रिएट कर दी। और मजे की बात सुनो, मजे की बात यह है कि जितनी वैकेंसी ए की क्रिएट हुई उतनी वैकेंसी बी की क्रिएट हुई। तो अगर पहले सॉलिड का फॉर्मूला ए बी था, तो भले ही तुम कह रहे थे 6 ए और 6 बी है, तो रेशियो तो 1:1 ही था। और अब फाइनली जब 5 ए और 5 बी रह गए, तब भी फॉर्मूला तो 1:1 ही रहा। यानी कि स्टोइक्योमेट्री में कोई भी बदलाव नहीं आया, स्टोइक्योमेट्री में कोई भी बदलाव नहीं आया। अरे बोलो, समझ आया कि नहीं आया? आ गया। हमने क्या बोला, हां हमने वैकेंसी क्रिएट करी, पर जितनी ए की करी उतनी ही बी की करी। तो अगर पहले मेरे पास 6 ए और 6 बी थे, तो अब मेरे पास 5 ए और 5 बी रह गए। अब सर ये क्या थंब रूल है क्या कि एक एक ही जाएगा? नहीं बेटा, कोई थंब रूल नहीं है। तुम्हारी मर्जी है तुम 2-2 हटा दो, तुम्हारी मर्जी है तुम 3-3 हटा दो, अरे तुम्हारी मर्जी है तुम सुपड़ा साफ कर दो, सारे हटा दो। पर यह बात ध्यान रखना, जितने ए के हटाओगे उतने बी के हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। तुम्हें यहां पे स्टोइक्योमेट्री को मेंटेन करना है। अगर स्टोइक्योमेट्री मेंटेन करवानी है तो जितनी एक तरीके के एटम की वैकेंसी होगी, बिल्कुल उतनी ही दूसरे एटम की वैकेंसी क्रिएट करवाई जाएगी। समझे क्या बात? वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब समझ में आया क्या? अगर वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब समझ में आया तो आइए वैकेंसी डिफेक्ट को लिखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ बोथ एटम्स, अगर हम ए बी टाइप का क्रिस्टल मान रहे हैं तो equal number of both atoms are found to be missing. Equal number of both atoms are found to be missing from lattice. ठीक है, दोनों के इक्वल नंबर आपके लैटिस से मिसिंग दिखाई देते हैं। सही बात है, ठीक है। एंड दिस मेंटेन्स स्टोइक्योमेट्री, क्योंकि इक्वल नंबर मिसिंग है तो उससे स्टोइक्योमेट्री आपकी मेंटेन रहती है। बोलो हाँ या ना? सही बात है, समझ आई ना इतनी बात? ओके जी। अगर ऐसा है तो ये वैकेंसी डिफेक्ट आपको समझ में आ गया। अगर वैकेंसी डिफेक्ट समझ में आया तो आइए अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कुछ और मजे की बात हो रही है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में एक और मजे की बात हो रही है। आइए बात करें, समझे इस चीज को जरा। फिर से मैं ना एक लैटिस बनाता हूं। मैंने बोला वही ए बी है, तो ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी आ गया आपका, ये अगला ए आ गया, ये अगला बी आ गया, ये अगला ए आ गया और ये अगला बी आ गया। बोलो हाँ या ना? ये ठीक है। और हमने इस सारे को डाल दिया एक डब्बे में, हमने इसको डाल दिया डब्बे में। अब जैसे ही मैंने इसको डब्बे में डाला, तुम फिर से देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि तुम्हारे पास 6 ए थे
और 6 ही बी थे, नहीं थे तो बता दो। सही बात है, 6 ए और 6 बी थे। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब बेटा यहां पे ध्यान से सुनना, गौर से सुनना क्या होने वाला है। यहां पे ना बेटा हम ये कह रहे हैं कि कोई एटम अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ के, अपना ओरिजिनल, ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हम लैटिस पॉइंट्स कह सकते हैं, ये कोई एक एटम अपना ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट के किसी इंटरस्टिशियल जगह पे आके बैठ गया है। कहां के बैठ गए, इंटरस्टिशियल जगह। इंटरस्टिशियल का क्या मतलब होता है, वेकेंट स्पेसेस बिटवीन द लैटिस, ठीक है, जहां एटम्स अरेंज हैं उनके बीच की जो खाली जगह है ना, वहां आके बैठ गया है। ठीक है, ठीक है जी, समझो ध्यान से। जैसे इसको आप कुछ ऐसे समझो, आप किसी पार्टी में गए, वहां पे यूं चेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है, यूं 4-4 की चेयर्स के सेट बने हैं, सामने कोई स्टेज है जहां पे कोई फंक्शन आप देख पा रहे हो, और यहां पे सब लोग 4-4 की उसमें बैठे हैं, बैठे। अब आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी सीटों पे तो बैठते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो बीच बीच में दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ठीक है, जहां आपके पैर है, जो बीच बीच में चेयर्स के बीच का डिस्टेंस है, तो दैट वेकेंट डिस्टेंस इज योर इंटरस्टिशियल डिस्टेंस, इंटरस्टिशियल साइट। क्या है वो, आपकी इंटरस्टिशियल साइट। तो भाई यहां भी होता है, यहां क्या होता है कि कोई एक एटम, लेट्स से ये बी, अपनी ओरिजिनल जगह तो छोड़ देता है और यहां आके बैठ जाता है, ठीक है। लेट्स से हमने बोला कि अगर ऐसा हो भी गया, अगर ऐसा हो भी गया, इसको थोड़ा अलग कलर से रिप्रेजेंट करते ताकि इंटरस्टिशियल साइट नजर आए, समझिएगा आप ध्यान से। हुआ क्या, कोई एक एटम अपनी ओरिजिनल जगह तो छोड़ गया और किसी इंटरस्टिशियल साइट पे आके बैठ गया। बेटा ठीक है, ओरिजिनल जगह छोड़ी है उसने, मैं मान रहा हूं तुम्हारी बात, ठीक है, पर है तो क्रिस्टल के अंदर ही ना, है तो क्रिस्टल के अंदर ही ना। अभी भी अगर तुमसे कोई कहे कि टोटल नंबर ऑफ ए और टोटल नंबर ऑफ बी बताओ, तो तुम तो यही बोलोगे ना कि भाई पहले भी 6 ए और 6 बी अवेलेबल थे, अब भी 6 और 6 बी ही अवेलेबल हैं। बोलो हाँ या ना, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे ना दोस्त। अगर ऐसा बोलोगे कि पहले भी 6 ए और 6 बी अवेलेबल थे, अब भी 6 ए और 6 बी ही अवेलेबल है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि आपकी स्टोइक्योमेट्री यहां पे भी डिस्टर्ब नहीं हुई। पहले भी अगर ए बी था फॉर्मूला, तो अब भी ए बी है फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना, समझ में आई कि नहीं आई बात। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, इस डायग्राम में भी यही है कि कोई एटम अपनी मेन ओरिजिनल साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे आके बैठा है, ठीक है, समझ आई बात। तो इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को जरा लिख देते हैं, तो यहां पे लिखें जरा, इन दिस डिफेक्ट, in this defect some atoms leave their original site and rather occupies an interstitial site inside the crystal. ठीक है, here also stoichiometry is maintained. यहां पर भी स्टोइक्योमेट्री जो है तुम्हारी वो क्या रहती है बेटा, मेंटेन रहती है। तो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है कि यहां पर भी ओरिजिनल साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, पर रहा क्रिस्टल के अंदर ही, तो स्टोइक्योमेट्री मेंटेन रही। अब यार ये जो मैंने तुम्हें बातें समझाई हैं, ये जो दोनों डिफेक्ट्स हैं, ये तुम्हारे नॉन आयनिक सॉलिड में इस तरीके से नाम से बोले जाते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इन्हीं को अगर आप एक आयनिक सॉलिड में ले आए, लेट्स से मैंने बोला कि एक आयनिक सॉलिड है हमारे पास, लेट्स से MX, जहां पे M+ है आपका कैटायन और भैया X- है तुम्हारा एनायन। सपोज करो यही चीज मेरे पास एक आयनिक सॉलिड में है, तो क्या होगा, तो आयनिक सॉलिड के अंदर आप बोलोगे कैटायन और एनायन के अंदर ये सारा डिस्कशन होगा, और उस डिफेक्ट को जब वैकेंसी होगी कोई क्रिएट, तो हम उसे शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। जब इंटरस्टिशियल साइड पे कोई जाएगा तो उसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे, और जब कोई बाहर से इंप्योरिटी आएगी तो उसे इंप्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। ये थोड़ी नई बात होगी समझने के लिए, और यहां भी मैं कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको समझाता हूं,
ठीक है, पानी पी लेंगे, एक बार पानी पी लेंगे, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, एक बार पानी पी लेते हैं फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, आइए सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। शॉर्टकट इफेक्ट और फ्रैंकल इफेक्ट बताने वाला हूं मैं, बस पानी पी लेता हूं फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखना। चलिए सुनना ध्यान से मेरी बात को यार, इस बोर्ड पे जो समझा रहा हूं ध्यान से समझना, फिर फोटोज से भी समझाऊंगा, एक बार मेरी बातें सुनते जाना। ठीक है, देखिएगा, मैंने बोला इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स, इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड के अंदर हम बोलते हैं कि जो तुम्हारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, जो तुम्हारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है ना बेटा, ये दो तरीके का होता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो दो तरीके का होता है, एक आप बोलते हो शॉर्टकी डिफेक्ट, और एक आपका होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। वन इज योर शॉर्टकी डिफेक्ट, वन इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, समझना। अगर अभी तुम्हें वैकेंसी डिफेक्ट याद था ना क्या होता था, तो अब यहां जो मैं बोल रहा हूं वो देखना, तुम्हें समझ आनी चाहिए बात, बाकी मैं फोटो से भी समझाऊंगा। शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, equal number of cations and anions are missing from lattice. Equal number of cations and anions are missing from crystal lattice. आपकी crystal lattice में cation और anion बराबर नंबर के अंदर मिसिंग होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ओरिजिनली क्रिस्टल में 6 कैटायन और 6 एनायन थे, अब सपोज करो एक कैटायन चला गया, एक एनायन चला गया, तो बाद में भी 5 कैटायन और 5 एनायन रह गए, मतलब एक एक नंबर मिसिंग हो गया। अगर 4 कैटायन 4 एनायन रह गए तो 2 नंबर मिसिंग हो गया। अगर 3 कैटायन और 5 एनायन रह गए तो अब क्या नंबर बराबर हुआ? नहीं, क्योंकि ओरिजिनली तो 6 थे, यानी कि 3 तो कैटायन गायब हो गए और एक एनायन गायब हुआ उसके कंपैरिजन में। तो हम ऐसा नहीं करेंगे जो मैंने लास्ट वाला केस बोला। आपको क्या ध्यान रखना है, आप बोलोगे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अगर आपके क्रिस्टल लैटिस से मिसिंग है तो दैट मींस आपका कैसा डिफेक्ट है? शॉर्टकी डिफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट है? शॉर्टकी डिफेक्ट है। सही है, ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, मैं बहुत सारी बातें करूंगा इस बारे में, पर एक बेसिक आपको आइडिया दिया है कि क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। सही बात है, चलेंगे फ्रैंकल पे। आइए फ्रैंकल की बात करें। फ्रैंकल में हम बोलते हैं when a smaller sized ion that is cation, जब आपका किसी क्रिस्टल लैटिस में स्मॉलर साइज जो आयन होता है, यानी कि जो कैटायन होता है, ठीक है, इज कैटायन के आगे इज नहीं लिखते, इट कैटायन moves from its original position to some interstitial position. हमने क्या बोला? जब आपके क्रिस्टल लैटिस के अंदर जहां कैटायन और एनायन है, जो छोटे साइज वाला आयन है, दैट इज जो कैटायन है वो अपनी ओरिजिनल जगह से हटकर किसी इंटरस्टिशियल जगह पे आके बैठ जाता है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ऐसे डिफेक्ट को हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। पर आपने एक बात नोटिस करी होगी, दोनों ही केसेस तुम पहले से सुन चुके हो, बस इस बार आयंस के टर्म्स में बात हो रही है। स्टोइकियोमेट्री हमेशा ही मेंटेन्ड रहती है, दैट्स व्हाई ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं। सही बात है, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अगर स्टोइकियोमेट्री मेंटेन्ड रहती है, ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं, तो आइए आपको इनकी शक्ल दिखाएं कैसा होता है। वहां आप समझ गए क्या होने वाला है, यहां आप समझ गए क्या होने वाला है। आइए पहले मैं आपको शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाता हूं। अगर मैं पहले आपको शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाऊं तो देखो, ये पूरा एक बढ़िया लैटिस था, ये एक बढ़िया लैटिस था जहां सारी जगह आयंस थे। अभी मैं दिखाता हूं कैसे सारी जगह आयंस थे, देखना।
यहां पे था प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। फिर यहां क्या था, यहां था माइनस, ठीक है जी। फिर यहां क्या था, यहां क्या था, यहां सब सही था, यहां से सब सही, यहां पे है माइनस और फिर यहां पे है प्लस। देख लो ध्यान से, ठीक है। अभी ये परफेक्ट क्रिस्टल है, परंतु परफेक्ट हुआ नहीं। जब क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे थे तो कुछ जगहों पे कैटायंस और एनायंस मिसिंग आ गए और ये पता चला कि इक्वल नंबर ही मिसिंग है, जितने कैटायन मिसिंग है उतने ही एनायन भी मिसिंग है। अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग है तो हमने देखा, देखो जरा कैटायन आयन मिसिंग है कितने नंबर में, एक बार इक्वल नंबर में तुम्हें शो भी कर देता हूं। देखो एक और मैं बात करूं तुमसे दो कैटायन मिसिंग है, ठीक है। अच्छा एनायन की बात कर लें, एक और दो एनायन मिसिंग है, सही है। तो जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं किसी क्रिस्टल लैटिस से, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाता है। अगर इसे शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं तो आइए कुछ बातें कर ले शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। पहली बात स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। पहली बात है स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, इक्वल नंबर मिसिंग है क्योंकि, है ना जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले सपोज करो 12 कैटायन और 12 एनायन थे, या सपोज करो 20 कैटायन और 20 एनायन थे। अब तुम कह रहे हो 2 कैटायन गायब हैं 2 एनायन गायब है, मतलब अब 18 कैटायन और 18 एनायन रह गए। सही बोल रहा हूं कि मैं, हिसाब इतना तो लगा सकते हो। अगर पहले क्रिस्टल में 20 कैटायन और 20 एनायन थे, बाद में तुम्हारे केवल 18 कैटायन और 18 एनायन रह गए। अगर 18 कैटायन और 18 एनायन ही रह गए हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है, इससे आपको समझ में ये आता है कि आपके पास में क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। पहले 20 कैटायन थे 20 ही एनायन थे, ठीक है, बराबर संख्या में थे। अब कैटायन भी कम हो गए एनायन भी कम हो गए। अगर दोनों का ही नंबर थोड़ा कम हो गया, इसका मतलब क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। भाई पहले टोटल 40 आयंस के बारे में बातचीत हो रही थी, अब केवल 36 आयंस के बारे में बातचीत हो रही है। अगर आपके पास में कैटायन और एनायन की संख्या कम हो गई है तो डेंसिटी भी कम हो गई है, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अगर डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है डेंसिटी हो गई, कुछ नहीं कर सकते, पर हम ये तो कह सकते हैं कि भैया क्योंकि ये वैकेंसी क्रिएट हुई है, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो बेटा जैसे ही मोहल्ले में एक वैकेंसी क्रिएट होती है ना, इसकी जगह लेने के लिए ऊपर नीचे वालों में खलबली मच जाती है, ठीक है। जैसे ही वैकेंसी क्रिएट होती है ना, इसकी जगह को भरने के लिए खलबली मच जाती है। अब यहां पे ये माइनस सोचेगा मैं आ जाऊं, ये वाला माइनस सोचेगा मैं आ जाऊं, ये वाला माइनस सोचेगा मैं आ जाऊं। इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि भैया ये यहां आ गए तो यहां भी तो वैकेंसी आ जाएगी, इतना दिमाग नहीं लगा। पर हां, कहीं ना कहीं से वैकेंसी को पूरा भरने के लिए आयंस का मूवमेंट शुरू हो जाता है, और अगर मूवमेंट शुरू हो गया तो आयंस के मूवमेंट से क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो हम बोलेंगे शॉर्टकट इफेक्ट की वजह से कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, तो हमने क्या बोला, हमने बोला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, डेंसिटी तुम्हारी घटती है, कंडक्टिविटी तुम्हारी बढ़ती है। एग्जाम्पल हम बोलते हैं, ये ऐसे उनमें क्रिस्टल्स में पाया जाता है जहां पे साइज ऑफ कैटायन और एनायन लगभग सिमिलर होते हैं, लगभग, ठीक है, लगभग। ओके जी, समझ आई बात, पक्का, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा शॉर्टकट डिफेक्ट था, ठीक है साहब। अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की, फ्रैंकल डिफेक्ट की। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि भैया जो छोटे साइज वाला आयन होता है, ये खास तौर पे बात बोली गई है कि आपको पता है जब भी कोई आयनिक सॉलिड जनरली बनता है तो आप बोलते हो एनायन का साइज बड़ा होता है और कैटायन का साइज छोटा होता है, हाँ या ना। एनायन का साइज बड़ा होता है और कैटायन का साइज छोटा होता है। अगर एनायन का साइज बड़ा और कैटायन का साइज छोटा, तो छोटे साइज वाला स्पीशी कौन है, कैटायन। तो हम बोलते हैं कैटायन अपनी ओरिजिनल जगह छोड़कर डिसलोकेट हो जाता है यहां, डिसलोकेट हो जाता है यहां। अगर डिसलोकेट हो गया यहां पे, तो हमने क्या बोला कि ओरिजिनल साइड तो छोड़ गया और इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ गया।
अगर इंटरस्टिशियल पे जाके बैठा तो वैकेंसी तो कुछ सॉर्ट ऑफ क्रिएट हुई है यहां पे, पर नंबर में कोई बदलाव नहीं आया। पहले अगर क्रिस्टल के अंदर 20 कैटायन 20 एनायन थे, तो अब भी 20 कैटायन 20 एनायन है, क्योंकि भैया वो आयन आखिर क्रिस्टल से बाहर थोड़ी चला गया, बाहर थोड़ी चला गया, अंदर ही है, बस इंटरस्टिशियल पे जाके बैठ गया। तो आप बोलोगे कि हाँ स्टोइक्योमेट्री तो मेंटेन्ड है अभी भी। स्टोइक्योमेट्री मेंटेन्ड है अभी भी। दूसरी बात हम बोलते हैं स्मॉलर साइज्ड आयन, ठीक है, दैट इज जनरली कैटायन। Smaller sized ion that is generally cation moves from its original site to an interstitial site. बट क्योंकि नंबर ऑफ आयन सेम ही रहते हैं, तो हम बोलते हैं डेंसिटी जो है वो आपकी क्या हो गई है, कांस्टेंट। डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, या कांस्टेंट की जगह मैं ये भी बोल दूं कि डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये ज्यादा तुम रिलेट कर पाओगे। डेंसिटी क्या रहती है बेटा, अनचेंज रहती है, सही बात है। अगर डेंसिटी अनचेंज रहती है और बाकी बातें तुम्हें समझ में आती है, तो ये पॉइंट अगर मैं बोलूं कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ये समझते हो क्या कि भाई कुछ भी कर लो, एक खाली जगह तो बनी गई, खाली जगह बन गई तो वहां पे आयंस का मूवमेंट तो शुरू हो ही जाएगा उस जगह को भरने के लिए, तो कंडक्टिविटी तो बढ़नी बढ़नी है। और अगर कंडक्टिविटी बढ़नी बढ़नी है तो कंडक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है। यहां पे आयंस के साइज में अंतर होता है, शॉर्टकी में लगभग सेम होते थे, पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल है जो बड़ा फेमस है, जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, AgBr। ये एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन है जो शोज बोथ शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। AgBr क्या करता है, शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों दिखाता है। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है नीट वगैरह के अंदर, तो CUET में तो पूछा जा ही सकता है। बहुत आसान बात है, NCERT की लाइन है, AgBr दोनों तरीके के डिफेक्ट दिखाता है, शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल। सही है साहब, ठीक है जी। अगर AgBr की ये बात भी हो गई शॉर्टकी और फ्रैंकल के बारे में, तो अब हम आ जाते हैं एक नई तरीके की वैरायटी पे, जो है इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंटेंट यहां भी वही है कि स्टोइक्योमेट्री मेंटेन रखनी है, इंटेंट यहां भी वही है कि स्टोइक्योमेट्री को मेंटेन रखना है, ठीक है। अगर स्टोइक्योमेट्री को मेंटेन करते हुए बात करनी है तो सुनिएगा ध्यान से, इंप्योरिटी डिफेक्ट्स में होता क्या है, हम ना कभी कभी किसी क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कभी कभी उसकी कोई प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए उसमें एक्सटर्नल चीजें डालते हैं जो उसमें खुद में नहीं है, पर आपको प्रॉपर्टी तो अच्छी करनी है, उसकी एनहांस करनी है, तो आप एक्सटर्नल इंडिकेटर्स डालते हो, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू कुछ करते हो, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें इंप्योरिटीज होती हैं, ठीक है, या जिनमें कंडक्टिविटी कम होती है, तो उनको ज्यादा बढ़ाने के लिए हम बाहर से कुछ चीजें डालते हैं, और इस फंडे को कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग। और आप बाहर से कोई नई चीज डाल रहे हो तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल इंप्योरिटी। क्या कह देते हैं, एक्सटर्नल इंप्योरिटी। तो समझना मेरी बात ध्यान से, हम कहते हैं ये आपका ओरिजिनल सॉलिड है, ठीक है, इसकी आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है, इसकी आपको क्या करनी है, कंडक्टिविटी बढ़ानी है, या कोई भी एक प्रॉपर्टी तुम्हें अच्छी करनी है। तो जब तुम्हें इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है या कोई प्रॉपर्टी तुम्हें अच्छी करनी है, तो तुम क्या करोगे, तुम इसमें एक्सटर्नल इंप्योरिटी ऐड करोगे, ठीक है। तुम इसमें क्या करोगे, एक्सटर्नल इंप्योरिटी ऐड करोगे, या इधर नहीं लिखता है वो, शायद गलत मीनिंग चला जाएगा उस बात का, इधर से डालते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, ऐड एक्सटर्नल इंप्योरिटी। और एक्सटर्नल इंप्योरिटी को ऐड करने के फंडे को टेक्निकल भाषा में कहते हैं डोपिंग।
टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, डोपिंग। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल सॉलिड है, अगर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो आप एक्सटर्नल इंप्योरिटीज डालते हो, और इस फंडे को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। सही है साहब। अगर डोपिंग कहते हैं तो आइडिया आपका वही है कि ठीक है जी, आपके पास कोई ना कोई इस वजह से डिफेक्ट क्रिएट होगा ही होगा, आपका काम भी बन जाएगा, पर स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहेगी। कैसे रहेगी देखना ध्यान से। सपोज करो मेरे पास एक NaCl का आयनिक क्रिस्टल पड़ा है, देखना तो। ये आपके पास एक क्रिस्टल था, ठीक है, किसका, Na+Cl- का। अगर Na+Cl- का था तो सुनिएगा ध्यान से, हमने बोला यहां प्लस यहां माइनस, 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 यहां प्लस यहां माइनस। ये इस तरीके से तुम्हारे पास एक NaCl का क्रिस्टल था। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि यार ये क्रिस्टल ना अच्छा काम नहीं कर रहा, तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करना पड़ेगा। किसमें, NaCl में। कहां ऐड करना पड़ेगा, NaCl में। अब ध्यान से देखो, Cl- तो इसमें भी है, Cl- इसमें भी है, मतलब एनायन तो कॉमन है। अगर एनायन कॉमन है तो तुम बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर क्या ऐड कर रहे हो, तुम Sr+2 को ऐड कर रहे हो। किसको ऐड कर रहे हो, Sr+2 को। यार अगर Sr+2 को ऐड कर रहे हो किसकी जगह पे, Na+ की जगह पे, किसकी जगह पे, Na+ की जगह पे, तो होगा क्या, Sr+2 अगर Na+ को रिप्लेस करे तो होगा क्या, तो यार एटम की जगह एटम आएगा, ये तो ठीक है, पर ये आयन है। आयन के अंदर तुम्हें नंबर ऑफ एटम के साथ साथ चार्ज भी तो बैलेंस करना पड़ता है, तुम्हें चार्ज भी बैलेंस करना पड़ता है। और बेटा यदि चार्ज भी बैलेंस करना पड़ता है तो यह Na पे +1 चार्ज है, और स्ट्रोंशियम अगर एक भी आएगा तो +2 चार्ज लेके आएगा। कितना चार्ज लेके आएगा, +2, राइट। अगर +2 चार्ज लेके आएगा तो सुनना मेरी बात को ध्यान से, तुम Sr+2 को अगर रिप्लेस कर रहे हो तो ये बात लिखते हैं, ईच Sr+2 will bring one extra positive charge as compared to Na+, as compared to Na+ आयन। ठीक है, इसका मतलब दैट इज अगर एक Sr+2 आएगा तो बेटा ये कितने की जगह घेरेगा, देखना ध्यान से। अगर तुम्हें चार्ज भी बैलेंस करना है और तुम्हें एटम भी बैलेंस करना है, तो एटम तो चलो ऐसे ही बैलेंस हो जाता है, पर अगर चार्ज बैलेंस करना है तो हम ये बोले क्या कि अगर एक Sr+2 आयन आएगा तो वो कितनों की जगह घेरेगा, 2 Na+ आयन की जगह। क्यों, क्योंकि बेटा चार्ज बैलेंस करना इज द प्रायोरिटी एज वेल। यहां +2 चार्ज है, एक Na पे +1 होता है, तो जब 2 Na होंगे तभी +2 चार्ज बन पाएगा। अब ठीक है, अब एक Sr+2 आयन आया, बैठने के लिए आया यहां पे, उसने 2 Na+ की जगह खाली करवा दी। अगर 2 Na+ की जगह खाली करवा दी तो अब इसमें से वो क्या करेगा, एक जगह पे तो खुद बैठेगा, एक जगह पे तो खुद बैठेगा, ठीक है, और एक जगह पे क्या करेगा, वैकेंसी क्रिएट करेगा। वहां पे ना तो कोई आके बैठ सकता है क्योंकि चार्ज बैलेंस खराब हो जाएगा, ना कुछ और हो सकता है, तो ये चीज खाली पड़ी रहेगी। तो समझो बात ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक Sr+2 आएगा, 2 Na+ को रिप्लेस करेगा, इसका मतलब एक कैटाइनिक वैकेंसी जनरेट होगी, एक कैटाइनिक वैकेंसी जनरेट होगी। समझे बात। तो देखो ध्यान से, आपका क्रिस्टल ऐसा ही तो है, NaCl का क्रिस्टल था, आपने कहा Sr+2 आया है तो Sr+2 आया, अब एक Sr+2 आएगा तो 2 Na+ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब उसमें से एक Na+ की जगह तो एक खुद आके बैठ गया, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट देख लो, माइनस के बाद प्लस आया, और एक जगह को खाली भी कर दिया।
क्योंकि चार्ज बैलेंस तभी रह पाएगा, यानी कि इसका मतलब एक जगह पे कैटायन है ही नहीं। अगर कैटायन है ही नहीं तो क्या हो गया, कैटायनिक वैकेंसी बन गई। समझ आई क्या बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा, देखना ध्यान से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमने केस लिया कि हम करवा रहे हैं डोपिंग ऑफ AlCl3 इन NaCl। हम क्या करवा रहे हैं, डोपिंग ऑफ AlCl3 इन NaCl क्रिस्टल। तो सोचो एनायन तो कॉमन है, तो एनायन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चेंजेस आएंगे Al+3 के Na+ से। अब हमें ये दिख रहा है कि Al पे +3 चार्ज है और Na पे +1 चार्ज है, यानी कि अगर एक एल्यूमिनियम आयन तुम बाहर से डालोगे तो कितने Na+ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा चार्ज बैलेंस करने के लिए? 3, क्योंकि एक Na पे तो +1 चार्ज है, 3 मिलेंगे तब +3 चार्ज होगा बैलेंस। अब बैठेगा तो एक ही जगह पे आके, तो बची हुई 2 जगह क्या रह जाएंगी, खाली। तो हम बोलेंगे क्या हो गया यहां पे, कैटायनिक वैकेंसी जनरेट हो गई। क्या हो गई यहां पे, कैटायनिक वैकेंसी। एक एग्जांपल और लो। लोगों को ना गलत फहमी होती है कि सिर्फ कैटायन की वैकेंसी हो सकती है क्या? नहीं यार, एनायन भी हो सकता है। देखना जरा, मैंने बोला डोपिंग Na2SO4 इन NaCl क्रिस्टल। सुनो ध्यान से, अब Na+ तो कॉमन है दोनों में, यदि Na+ तो कॉमन है तो अब चेंज किस में आएगा, एनायन में। अब एनायन में आएगा तो यहां है सल्फेट आयन और यहां है Cl- आयन, तो यहां -2 चार्ज है, यहां -1 चार्ज है, यानी कि अगर एक सल्फेट आयन आएगा तो यहां पे कितने Cl- को कुर्बानी देनी पड़ेगी, 2 Cl- को। क्यों? क्योंकि -2 चार्ज तभी जाके बैलेंस होगा, और अगर 2 Cl- की कुर्बानी होगी तो उनमें से एक जगह पे तो आके सल्फेट बैठ जाएगा और एक एनायन की वैकेंसी खाली रह जाएगी। अगर खाली रह जाएगी तो हम बोलेंगे इस स्थिति में क्या जनरेट हो गया, एक एनायनिक वैकेंसी जनरेट हो गया। ठीक है जी, तो ये डोपिंग होती है, इंप्योरिटी डिफेक्ट इसी को कहते हैं कि यहां पे इसकी वजह से डिफेक्ट आ गया क्रिस्टल में, चाहे कैटायनिक हो या एनायनिक हो, स्टोइक्योमेट्री को मेंटेन रखने की कोशिश में। ठीक है साहब, चलो ओके जी। अब हम बात करते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ने होते, बट समझ लो एक बार क्या मतलब होता है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। सीधी सी बात है भैया, स्टोइक्योमेट्री खराब हो गई है, यहां पे स्टोइक्योमेट्री मेंटेन ये नहीं कर पा रहे हैं, सीधी सी बात है, राइट। अब स्टोइक्योमेट्री मेंटेन ना कर पाने का हम आयनिक सॉलिड में ही बात करने जा रहे हैं। अगर स्टोइक्योमेट्री मेंटेन नहीं हो पा रही तो इसका क्या कारण रहा होगा, 2 ही कारण रह सकते हैं। अगर आपका MX टाइप का कोई आयनिक सॉलिड है जहां M मेटल है और X नॉन मेटल है, ये मेटल है तो इस पे प्लस चार्ज है, ये नॉन मेटल है इस पे माइनस चार्ज है। ठीक है, अगर इस तरीके का आयनिक सॉलिड है तो हम बोलेंगे यहां 2 स्थितियां हो सकती है, या तो हम बोलेंगे मेटल एक्सेस में है, या तो हम बोलते हैं मेटल एक्सेस में है। मेटल एक्सेस में तो स्टोइक्योमेट्री डिस्टर्ब हो गई ना, Zn1+xO टाइप का एग्जांपल मेटल एक्सेस में था। ZnO ओरिजिनल फॉर्मूला होता पर मेटल एक्सेस में था तो ये बन गया। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे टाइप की तो दूसरा टाइप हो गया मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये कैसा डिफेक्ट होता है, जहां मेटल की कमी है, मेटल की कमी है। इसका एग्जांपल हो गया Fe.93O, होना FeO चाहिए था बट उससे भी कम हो गया नंबर Fe का। सही है साहब, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर है? ठीक है, यहां मेटल एक्सेस में या मेटल कमी में, यही 2 तरीके की नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। अब अगर मेरे को मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में बात करनी है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? ठीक है, अगर आपके पास कोई सॉलिड है MX टाइप का और आपको कहा जा रहा है इसमें मेटल का एक्सेस वाला डिफेक्ट पड़ना है, तो मेटल एक्सेस दिमाग लगा के देखो यार एक बार कैसे कैसे हो सकता है।
मेटल की एक्सेसिवनेस कैसे कैसे हो सकती है? तो मेटल की एक्सेसिवनेस ना दो तरीके की हो सकती है, ध्यान से समझना, थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, लोगों को समझ नहीं आता है कभी कभी, तो समझिएगा मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। मेटल एक्सेस दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप एनाइन की वैकेंसी क्रिएट कर दो, या तो आप क्या करो, एनाइन की वैकेंसी क्रिएट कर दो। एनायन की वैकेंसी क्रिएट करने पे क्या होगा कि भाई अगर आपने अपने ओरिजिनल क्रिस्टल में एनायन की कमी कर दी तो ऑब्वियस सी बात है कैटायन ज्यादा ही हो गया, कैटायन ज्यादा ही हो गया, पहले दोनों 10-10 थे, अब एनायन कम कर दिए, सिर्फ एनायन ही कम किए, तो एनायन कम हो गए तो उनकी वैकेंसी क्रिएट हो गई, कैटायन तो अभी भी ज्यादा ही है, 10 के 10 ही है, यानी कि मेटल एक्सेस में है। या फिर क्या करो, ब्रिंग एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल कैटायंस, क्योंकि ओरिजिनल लैटिस साइड्स पे तो सारे बैठे ही हैं, अगर 10 कैटायन 10 एनायन है तो वो सारे लैटिस पॉइंट्स ऑलरेडी कवर करके बैठे हैं। अब अगर मैं बोलूं कि बाहर से एक्स्ट्रा कैटायन ले आओ, इंटरस्टिशियल साइड पे बिठा देंगे, तो अगर एक्स्ट्रा कैटायन आ गए तो 10 कैटायन 10 एनायन पहले थे, बाहर से 5 कैटायन एक्स्ट्रा और आ गए, तो 15 कैटायन और 10 एनायन रह गए, 15 कैटायन 10 एनायन हो गए, तो फिर से मेटल तो एक्सेस ही हो गया ना, कैटायन ही तो होता है मेटल, सही है, ठीक है जी। तो हमने बोला दो तरीके हैं तुम्हारे पास मेटल का एक्सेसिवनेस क्रिएट करने के। अब एनायन वैकेंसीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से ना आपको एक चीज मिलती है जिसे कहते हैं एफ सेंटर्स, इसकी वजह से आपको एक चीज मिलती है जिसे कहते हैं एफ सेंटर्स, इन्हें कहते हैं कलर प्रोड्यूसिंग जोन्स या कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। ठीक है, कैसे देखना ध्यान से, समझते हैं इस बात को। सपोज करो ये तुम्हारे पास एक NaCl का क्रिस्टल था, NaCl का क्रिस्टल था, ठीक है जी, और यहां तुम्हारे पास जैसे नॉर्मली होता है, यहां तुम्हारे पास एक NaCl था, भूल जाओ यहां पे कि ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं सही बना देता हूं ताकि तुम्हें फील आ पाए, फील दिलाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमेजिन करिए शुरुआत में आपका दिस इज एज गुड एज ए नॉर्मल क्रिस्टल, यहां पे आपका माइनस चार्ज है, ठीक है, ये तुम्हारा एक नॉर्मल NaCl का क्रिस्टल है। अब मैंने क्या किया ना, मैंने बाहर से सोडियम वेपर्स पास करवाई और इस क्रिस्टल को हीट किया, और बाहर से सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट किया सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में, तो बेटा यहां पे क्या होगा, सोडियम मेटल आएगा, और मेटल का तो काम ही होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, वो इस तरीके से आके बैठ जाएगा, देखना जरा, ऐसा होगा, सोडियम वेपर्स आएंगी, क्रिस्टल पे इंटरेक्ट करेंगी और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम अपना बैठ जाएगा। जैसे ही Na+ बाहर दिखेगा, मैंने कहा था जहां भी कोई एक्स्ट्रा चीज दिख जाती है खलबली मच जाती है, क्रिस्टल में बैठे Cl- आयंस को खलबली हो जाएगी कि इस Na+ के साथ जाके हम रिएक्ट कर लें, ठीक है, एग्जिस्टिंग आसपास जो Na+ है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, पर यहां से हट जाए और उस Na+ से जाके रिएक्ट कर लें। अब अगर उस Na+ से जाके रिएक्ट कर लें तो स्थिति में होगा क्या, ये जो तुम्हारा Na+ है, ये जो यहां तुम्हारा जो Cl- था, ठीक है, यहां जो तुम्हारा Cl- था, वो बेटा यहां से उठेगा, वो क्या होगा, यहां से उठेगा और यहां से जाके किससे अटैच हो जाएगा, इस Na+ से, यहां से तो उठेगा और किससे जाके अटैच होगा, Na+ से, अगर Na+ से जाके अटैच होगा Cl- तो बेटा क्या हुआ, NaCl बन गया, हो गया, NaCl बन गया, पर इस वजह से तुम्हारी स्ट्रक्चर में क्या क्रिएट हो गई, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई, क्या क्रिएट हो गई, एनायनिक वैकेंसी। भैया पहले 20 कैटायन थे, 20 एनायन थे, ये बाहर से ऐसा सोडियम वेपर आया कि यहां से Cl- को खींच के ले गया, तो फाइनली 20 कैटायन तो एज इट इज रहे, पर एनायन कितने हो गए, 19। यही तो मकसद था, क्रिएट एनायनिक वैकेंसी, अगर क्रिएट एनायनिक वैकेंसी तो वी डिड इट, ठीक है, हमारा मकसद क्या था, क्रिएट एनायनिक वैकेंसी, वी डिड इट। अब कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई, ये तो मैंने तुम्हें समझाया तरीका, पर अब क्या हुआ, ये जगह खाली रह गई, ये जगह खाली रह गई। अब खाली जगह रह गई तो क्रिस्टल में खलबली तो मचेगी, शॉर्ट की एंगल तुम पढ़ के आए हो, इस जगह पे तरस आ जाता है तुम्हारे इस इलेक्ट्रॉन को,
ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि यार मेरा काम तो फ्री में डोलना ही है, तो मैं यहां के डोला रे डोला कर लेता हूं। जब डोलना ही है तो यहां के डोला रे डोला कर लो। वो डोलता डोलता घूमता घामता घूमता घामता आके यहां बैठ गया, और आप देखोगे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। जब इलेक्ट्रॉन यहां आके बैठता है, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर, बाहर फ्री स्टेट में था, यहां आके बैठता है बंधित स्टेट के अंदर, तो कोई ना कोई वेवलेंथ एमिट करता है, और जो वो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ एमिट करता है उस वजह से यहां पे क्या आता है, क्रिस्टल में कलर। क्रिस्टल में क्या दिखाई देता है हमको, कलर। ये क्रिस्टल जो है वो बाहर से आपको कलर दिखने लग जाता है। हम बोलते हैं ये कलर किसकी वजह से आया, इस एमिटेड, ये जो इलेक्ट्रॉन ने वेवलेंथ एमिट करी उसकी वजह से आया। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन यहां आके बैठा है, इस जगह को हम कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं, एफ सेंटर। इसको बेटा जर्मन भाषा में आप ढंग से बोलते हो फार बेंज सेंटर। इसकी वजह से कलर आता है, ठीक है, क्रिस्टल में। ये LiCl को इसने पिंक कर दिया, KCl को इसने वॉयलेट कर दिया, NaCl को येलो कर दिया। इन क्रिस्टल्स का कलर कैसे आया है, इस एफ सेंटर की वजह से ही आया है। तो आपने एनायनिक वैकेंसी तो समझा ही समझा, आपको एफ सेंटर क्या होता है ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा पीछे जाके वापस समझने की कोशिश करना, आपका काम बन जाएगा। सही है बेटा, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया तुम्हें क्रिएट एनायनिक वैकेंसी, तो अब अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा कैटायन कैसे लाए जा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा कैटायन लाना तो बहुत ही आसान है। तुम्हारे पास सपोज करो ZnO का क्रिस्टल था, तुमने बाहर से एक्स्ट्रा Zn पास करवा दिए। एक्स्ट्रा Zn पास करवाओगे तो Zn की मात्रा बढ़ गई, ऑक्सीजन उतना का उतना ही है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। सही है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट था ये। अब हमने मेटल का एक्सेस डिफेक्ट तो समझ लिया, क्यों ना मेटल का डेफिशिएंट डिफेक्ट भी समझ लें। तो बेटा मेटल का डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, मेटल की कमी। नाम से समझ आ रहा होगा, मेटल की कमी। तो होता क्या है ना, कभी कभी तुम्हारे पास, जैसे ये क्रिस्टल था FeO, आयरन ऑक्साइड कहो आप इसको, ये ओरिजिनली ऐसा था। अब आपने जब इसको हीट किया या इस पे जब क्रिस्टलाइजेशन हुआ, कोई प्रोसीजर्स हुए, तो ओरिजिनली तुम्हें पता है FeO है, तो आप बोलोगे Fe+2 में है और ऑक्सीजन -2 में है। ओरिजिनली आप ये कहोगे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह हुआ, बेटा यहाँ पे क्या हुआ, इसका फॉर्मूला ये हो गया। कुछ लोग कहते हैं इसका फॉर्मूला Fe.96 हो गया, कुछ लोग कहते हैं इसका फॉर्मूला Fe.94O हो गया, कुछ लोग कहते हैं इसका फॉर्मूला Fe.95O हो गया। तो इसका फॉर्मूला FeO से ये हो गया, चेंज होके, ठीक है, यहां से फॉर्मूला चेंज होके ये हो गया। अगर यहां से फॉर्मूला चेंज होके ये हो गया, ये क्या हुआ कि Fe.93 रह गए। 0.93 कैसा नंबर है, मतलब कितने Fe, समझ ही नहीं आ रहा। तो एक्चुअली यहां क्या हुआ, 0.93 किस वजह से आया, यहां पे ना आयरन के, ऑक्सीजन तो वही है, पर आयरन के 2 तरीके के आयन जब आ गए क्रिस्टल के अंदर, ये मजे की बात हुई है। पहले केवल एक तरीके का आयन था, पर क्योंकि ये काउंट चेंज हुआ, आयरन के 2 तरीके के आयन क्रिस्टल के अंदर आ गए, Fe+2 और Fe+3। ऑक्साइड आपका एज इट इज था ही। तो यानी कि जब 2 तरीके के आयन्स आ जाते हैं तो क्रिस्टल के अंदर ना कुछ कमी सी आ जाती है, प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है, और उस वजह से नेट नंबर कम हो जाता है। नेट नंबर कम हो जाता है। अब ये 0.93 होने से कई फॉर्मूले हैं, 0.98 हो, 0.96 हो, 0.95 हो, इसी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ द आयंस इन द फाइनल लैटिस। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बकायदा। ये तो मेटल की डेफिशिएंसी तो समझ में आ गई, इस पे सवाल कैसा आता है वो देखो। सवाल ऐसा आता है, Fe0.93O में बताओ Fe+2 का कितना प्रपोर्शन है, Fe+3 का कितना प्रपोर्शन है। ठीक है, कैसे समझेंगे इस बात को, देखना ध्यान से। हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल और केवल चार्ज बैलेंस करना है। हमें केवल और केवल क्या करना है, चार्ज बैलेंस। कैसे करेंगे चार्ज बैलेंस, आपको पता है ये बात। Fe.93O में Fe के दोनों चार्ज के आयन और ऑक्साइड तो है ही है। सपोज करिए हमने माना कि लेट अस अज्यूम कि इस क्रिस्टल में Fe+2 के x आयन्स हैं। हम ये मान लेते हैं कि इस क्रिस्टल में Fe+2 के x आयन्स हैं। अगर Fe+2 के x आयन्स हैं तो Fe+3 के कितने हो जाएंगे, 0.93 माइनस x। 0.93 माइनस x, क्योंकि नेट सम तो 0.93 रहना चाहिए ना। ठीक है जी। अच्छा,
ये हो गए x आयंस, ये हो गए 0.93 माइनस x आयंस। अब ध्यान से देखो, अगर आप चार्ज बैलेंस करो तो आप बोलोगे कि x आयंस तो ऐसे हैं जिन पे +2 चार्ज है, ठीक है। 0.93 माइनस x, ये आयंस ऐसे हैं जिन पे +3 चार्ज है। प्लस प्लस ऑक्सीजन तो एक ही है, एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसपे -2 चार्ज है, और ओवरऑल क्रिस्टल आपका न्यूट्रल है। ओवरऑल क्रिस्टल आपका न्यूट्रल है तो नेट चार्ज हो गया 0। सही है, ठीक है जी। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो। x की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो Fe+2 का अमाउंट आ जाएगा, 0.93 में से माइनस कर दोगे Fe+3 का अमाउंट आ जाएगा। ओवर हो गई प्रॉब्लम, इतना ही काम था। समझ में आई बात? तो हम बोलते हैं कि मेटल में डेफिशिएंसी आ जाती है तो क्वेश्चन बड़ा फेमस है जो पूछा जाता है कि बताओ कितना प्रोपोर्शन +2 का है, कितना प्रोपोर्शन +3 वाले आयन का है, तो आपको पता होना चाहिए। फेमस सवाल आयरन पे ही आता है। अगर कोई और केस वो बनाएगा तो आपको बताएगा कि उसकी कौन कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जैसे टाइटेनियम पे बन सकता है, ठीक है, तो बताएगा किस किस के आयन एग्जिस्ट करते हैं और कैसे बनते हैं। निकल में भी बन सकता है। सही है, ठीक है साहब। तो ये था मेटल डेफिशिएंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो बेटा इसके साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। आपके लिए होमवर्क है थोड़ा सा, एनसीईआरटी में लास्ट में 2 तरीके की प्रॉपर्टीज दी हैं जो आपको पढ़नी है खुद। डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी सी, बस उन्हें पढ़ लो और समझ लो। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी के यार सारे सवाल लगा दो, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे सवाल लगा लो, प्रैक्टिस करो, चैप्टर को स्ट्रांग बनाओ। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो अब बेटा जो चैप्टर शुरू हो रहे हैं वो हैं जो तुम्हारे बोर्ड्स में आए हुए थे, तो मैं उनको इतना डिटेल में पढ़ाने वाला नहीं हूं। हम उस पर हर चैप्टर पे मैक्स 2 लेक्चर लिया करेंगे, हम प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। मैं वैरायटी ऑफ सवाल लेके आऊंगा बहुत सारे, हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और उसी से फंडों को रिवाइज करेंगे। तो आप लोगों के लिए मुझे ये चाहिए कि अगला लेक्चर होने वाला है सॉल्यूशंस पे। अच्छे से लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ के आना, एनसीईआरटी से कम अच्छे से पढ़ के आना, रिवीजन करके आना। क्योंकि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं ही सवाल करवा रहा हूं, मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, तुम बस नोट कर रहे हो। तुम्हें सवाल खुद सॉल्व करने हैं, और वो जब ही कर पाओगे जब अच्छे से पढ़ाई करोगे, जब अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। पढ़ के आओगे तभी हो पाएगा, राइट। चलिए जी, तो इसके साथ बेटा आज का सेशन रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।